हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं पहली बार अपने भाइयों के लिए, जो मेरे भाई हैं, जो मेरी बहनें हैं, उनके लिए यूपी होम गार्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है 25, 26 और 27 अप्रैल का, उसके लिए मैं थोड़ा स्ट्रेटजी और बेहतर प्लानिंग करके इस जो बचे हुए 1 हफ्ते का समय है, जो बच्चे कुछ ना कुछ पढ़ाई किए हैं, क्योंकि क्या होता है कि होम गार्ड का पेपर लगभग ऐसा नहीं है। जो भी बच्चे परेशान हैं, जो भी कैसे भी हैं, ये नहीं कह सकते कि बहुत जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं वो फॉर्म नहीं भरे हैं, ऐसा नहीं है। फॉर्म लगभग लोगों ने फिल किया है, क्योंकि इस बेरोजगारी के समय में फॉर्म सब फिल कर रहे हैं। उनको कहीं भी कोई जॉब मिल जाए, खासकर ये बात है होम गार्ड में कि उनको अपना जिला मिलने वाला है और पर डे 1000 के हिसाब से सैलरी मिलने वाली है, जो कि योगी आदित्यनाथ ने पहले ही अनाउंस किया है। और लगभग 41,424 पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है और जिलावार वैकेंसी है। जैसे आगरा हो गया, वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, इन जिलों में अच्छी खासी वैकेंसी है। 1300-1400 पोस्ट लगभग आगरा में है, 1000 पोस्ट के आसपास लखनऊ में है, 1200-1200 पोस्ट वाराणसी में है। और जो बड़े शहर हैं वहाँ ज़्यादा वैकेंसीज हैं। बाकी जो छोटे ज़िले हैं वहाँ वैकेंसीज कम है, लगभग 500-700 के आसपास, 400-500 ऐसे वैकेंसी हैं। 4-5 ज़िले ऐसे हैं जहाँ 1000 के आसपास, 1000 के ऊपर वैकेंसी हैं। तो मतलब वैकेंसीज ठीक ठाक हैं, ऐसा नहीं है वैकेंसी ठीक ठाक नहीं है, वैकेंसी ठीक ठाक है। बस क्या होना है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। और जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तैयारी कर भी रहे होंगे। रीज़न क्या है कि 25, 26 और 27 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम हो रहा है। इसमें फिजिकल भी होगा। जो पुलिस का फिजिकल है लगभग वही फिजिकल इसमें है। 4.8 किलोमीटर रनिंग है, 28 मिनट में है, वो भी 28 मिनट में है। बाकी 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति को छोड़ के उनके लिए 160 सेंटीमीटर के आसपास रखी गई है। और बाकी जो भी है, चेस्ट का फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 79 से 84 वही है। तो लगभग सब चीज़ें वही हैं। कुल मिला के जो भी फॉर्म अप्लाई किया है वो उसके लिए एलिजिबल है, वो तभी फॉर्म अप्लाई किया, क्योंकि उसको पता है मैं इस क्राइटेरिया में आ रहा हूँ, फिजिकल क्वालिफाई करूँगा। मेन लड़ाई कहाँ है, आपके जो ऑब्जेक्टिव रिटन एग्ज़ाम हो रहा है, जो आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम मेन है। और एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का सिलेबस है 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 घंटे का समय मिल रहा है आपको ओएमआर फिलअप करने के लिए। 100 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग अभी नोटिफिकेशन में चेक किया, वहाँ पे तो कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, नेगेटिव मार्किंग संभवतः नहीं होगी। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 100 नंबर का आपका ये एग्ज़ाम हो रहा है। तो समय बहुत ज़्यादा है, 2 घंटों का समय बहुत होता है, वो भी जब केवल जीएस का पोर्शन ही इंक्लूड किया गया सिलेबस में। तो जीएस के पोर्शन के लिए 2 घंटे मोर देन सफिशिएंट हैं। आपको आराम से ओएमआर फिलअप करना है, जो भी आपकी प्राइमरी जानकारी होती है, रोल नंबर होता है और रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, नेम होता है, जो भी चीज़ें होती हैं उसको आराम से इत्मीनान से समय लेके भरना है। जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि समय पर्याप्त है। वहाँ आप गलती करेंगे तो बिना वजह वहाँ आपको हेडेक हो जाता है। फिर आप आगे के जो पेपर आपको जब सॉल्व करने का समय आता है तो आप पैनिक हो जाते हैं कि मेरा तो यहाँ गलत हो गया है, वो दिमाग में कहीं न कहीं चलता रहता है। तो इस वजह से ये गलती नहीं करनी है। आराम से ओएमआर को फिलअप करना है, देन आपको आराम से आगे जो भी आपको बुकलेट मिला है उसको आराम से पढ़ना है और आराम से क्वेश्चन को कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं आने वाला है। आपकी बेसिक जानकारी अच्छी होनी चाहिए, वो गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। अक्सर एग्ज़ाम में क्या होता है, बेसिक गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। आदमी ज़्यादा डीप पढ़ने के चक्कर में जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो उतना अच्छे से नहीं पढ़ता है, क्योंकि उसको पता होती है, ये चीज़ मुझे पता है, पर वहाँ जाके कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो वो कन्फ्यूजन न क्रिएट हो, मेरी सलाह मानो तो बेसिक चीज़ें आप अच्छे से कवर करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाने वाले हैं, इतना ज़्यादा डीप नहीं जाने वाला है। क्योंकि पुलिस जो इस समय एग्ज़ाम करा रहा है, यूपी पुलिस या होमगार्ड या एसआई का, वो लेवल उतना भयंकर, एसआई का पेपर हुआ, आप देख सकते हैं क्या लेवल था। तो जब एसआई के लेवल में ये हाल है तो होमगार्ड का लेवल उससे डाउन रहने वाला है, ये तो कन्फर्म है। जब उससे डाउन रहेगा तो आपको चीज़ें ऊपर की मिलने वाली हैं। तो आपको करना है यूपी, जैसे यूपी जीके का भी पोर्शन उसमें इंक्लूड है। सब क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो उसमें यूपी जीके के भी 10, 12, 15 क्वेश्चन तो रहने वाले हैं, जो मुझे लगता है।
तो आपको यूपी जीके के लिए मेरी सलाह इतनी है कि जो परीक्षा वाणी की बुक आती है उसके जो पहला चैप्टर है, मैं आपको बता दूं, मेरे पास है इस समय, जो उसका उत्तर प्रदेश एक संक्षिप्त अवलोकन है, लगभग 7 पेज से 82 पेज के बीच में है और मोटा मोटा 75 पेज के आसपास आ रहा है। अगर आप उस 75 पेज को पढ़ लेते हैं, अंतिम समय में आप उस 75 पेज को आराम से पढ़ सकते हैं। मतलब अगर आप एक दिन दे दें उसको तो आराम से 75 पेज आप 2 4 5 बार बकायदा पढ़ सकते हैं। और अगर आप उसी 75 पेज को पढ़ के जा रहे हैं तो मुझे जो लगता है कि आपका यूपी जीके का उससे बाहर नहीं जाने वाला है, ये कन्फर्म है। थोड़ा बहुत आपको अपडेट रहना पड़ेगा करंट अफेयर वगैरह से, जो कि हाईलाइट चीज़ें हैं। ज़्यादा चीज़ें लखनऊ या कानपुर में होती हैं, तो अगर मतलब इस हिसाब से थोड़ा सा आप माइंड सेट करेंगे, राजधानी है लखनऊ, तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी आराम से। मतलब अगर नहीं तो मतलब लखनऊ है आपके पास ऑप्शन, लखनऊ को टिक करना है, नहीं आ रहा है तो थोड़ा बहुत आप एनालिसिस कर लेंगे तो मतलब सफिशियंट है। यही 75 पेज आपको पढ़ के जाना है यूपी जीके के लिए, ये आपके लिए सफिशियंट होगा। यहाँ से क्वेश्चन मिल जाने वाला है। खासकर जो यूपी जीके का यूपी के बारे में बताया गया है कि मतलब क्या कैसे क्या है, मतलब उत्तर प्रदेश के नाम चिन्ह राजधानी वाला जो चैप्टर है उसको आप कम से कम 2 4 5 बार पढ़ के जाइए। राज्य के पशु क्या है, राज्य के पक्षी क्या है, राज्य के वृक्ष क्या है, राज्य की मछली क्या है, राज्य के पुष्प क्या है, राज्य के चिन्ह क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है मिलने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और कब प्रदेश का नाम कैसे क्या बदला, ये सब चीज़ें आपको मतलब इतना पता होना चाहिए। यहाँ से आपको 2 4 क्वेश्चन तो यहीं से मिलने वाले हैं, क्योंकि तो बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी। तो मेरी सलाह यही है कि इन 75 पेज को आप आराम से पढ़ के जाइए। हम कह रहे हैं आराम से आप अच्छा खासा नंबर यूपी जीके में तो गेन करने वाले हैं। अब रही बात यूपी जीके का, तो खत्म हुआ। अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं बाकी ठीक है, आराम से आप कर सकते हैं। उसके बाद ये सभी बच्चों के लिए, जो बच्चे अच्छा खासा तैयारी किए चाहे जो भी है, अब अंतिम समय उनको यही सब चीज़ें रिवीजन करनी है। और बाकी जो बच्चे अभी सोच रहे हैं हफ्ते है क्या पढ़ लूँ, कम समय में इतना क्या पढ़ लूँ, उनके लिए बेहतर है आप कम समय में ये चीज़ें पढ़ के आराम से जा सकते हैं। अभी मोटा मोटा आपके पास 5 6 दिन हैं, तो आप आराम से इसको पढ़ के जा सकते हैं। बाकी रहा जीएस का बात, तो जीएस में मैं कहूँगा कि आप किसी बुक से जीएस, जो कंप्लीट जीएस की कोई बुक हो, मैं नहीं कहूँगा कोई स्पेसिफिक कोई बुक, चाहे लूसेंट हो चाहे जो हो, मतलब जो भी चीज़ है आपके पास जीएस के लिए, जो पूरा मतलब सब इंक्लूड है, सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हैं, इतिहास से लेके आप जो भी चीज़ें हैं हर चीज़ पढ़ सकते हैं। और इतिहास में खासकर आपको आधुनिक इतिहास के जो चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, खासकर अधिवेशन पक्का पढ़ के जाना है। बाकी जो भी चीज़ें हैं, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, दांडी मार्च हुआ जो सबने अवज्ञा के समय हुआ, तो मतलब ये सब चीज़ें आपको ओरली पता होनी चाहिए। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं इतिहास की, ये इतना आपको पता होना चाहिए। अगर उसके बाद जितने भी, जैसे दिल्ली सल्तनत हुआ, मुगल काल हुआ, दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश थे, उसकी आराम से ट्रिक है, तो वो आप याद रखें कि कौन सा वंश पहले आया था। उसके बाद मुगल काल में कौन कौन शासक था, पहले कौन था, ये चीज़ें थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। किसका पुत्र कौन था और इसका मतलब क्या समय था, कैसे क्या था, थोड़ा बहुत मतलब ऊपर ऊपर की चीज़ें आपको जानकारी रखनी है, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना। खास और मौर्य काल पढ़ लेना है, मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य वाला काल आपको जरूर पढ़ जाना, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बस इतना कहूँगा, बाकी जो भी प्राचीन में है थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ये कन्फर्म है। फिर रही बात ज्योग्राफी में आपकी नदियाँ, रिवर्स पढ़ के जाइए आप, कौन सी रिवर कहाँ से निकल रही है, और खासकर जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं उनको पढ़ के जाइए, कौन सी सहायक नदी है और कौन बाएं या दाएं तट से कौन मिल रही है। एक बार आप देख लेंगे तो आपके दिमाग में वो मैप रहेगा, क्योंकि अंतिम समय है तो दिमाग में रहता है। तो ये चीज़ें पढ़ के जाइए। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है ज्योग्राफी में। और उसके बाद कौन सा पर्वत कहाँ है, कौन सा क्या है, और मेनली ध्यान देना है कि उसमें यूपी के पड़ोसी जो जो राज्य हैं या देश के जो राज्य हैं, मतलब जो देश के पड़ोसी देश हैं, अपने भारत देश के पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि उनकी मुद्रा कौन सी है, उनका खेल कौन सा है, और या जो उनके यहाँ स्पेशल चीज़ है, फेमस चीज़ है, उसके बारे में जाने। और मतलब वही चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। ये चीज़ें अगर आप पढ़ के जाते हैं पड़ोसी देश के बारे में, तो आपको अच्छा खासा वहीं से मिलने वाला क्वेश्चन। बाकी नदियाँ पढ़ के जाना है, दर्रे पढ़ के जाना है। फिर मैं आता हूँ पॉलिटी पे। पॉलिटी में शुरुआत के जो भी आर्टिकल्स हैं, अंडर 50 आर्टिकल के अंदर आपको चीज़ें पता होना चाहिए कि 17 क्या है, 18 क्या है, 21 में क्या है। 21 आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है,
21 पता होना चाहिए, 25 पता होना चाहिए, 29 पता होना चाहिए, 32 पता होना चाहिए। तो ऐसे-ऐसे जो चीज़ें 14 से 18 में क्या है, मतलब इस तरीके से जो चीज़ें हैं, तो 18 से 22 में क्या है, 22 से 24 में क्या है, 25 से 28, मतलब ये चीज़ें आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बाकी राष्ट्रपति के अनुच्छेद के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आदमी राष्ट्रपति का अनुच्छेद अक्सर ट्रिक से याद कर लेता है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। बाकी निर्वाचन आयोग किसमें है, उच्चतम न्यायालय किसमें है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यहाँ मतलब ये सब फिक्स क्वेश्चन होते हैं इस एग्जाम के लिए, सब फिक्स क्वेश्चन अच्छे-अच्छे एग्जाम में आते हैं। निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में है, या उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट किस किस आर्टिकल में है, ये चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। अनुसूचियाँ हैं, अनुसूची आपको याद होना चाहिए, अनुसूची याद होना चाहिए। और किस भाग में भाषा है, भाषा के बारे में आपको पता होना चाहिए। 21, 71, 92 जो संशोधन के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा मोटा-मोटा संशोधन का 52वां हुआ, 42वां सबसे मेन है। 42 जो है वो आपको अच्छे से थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लीजिए। तो मतलब ऊपर की चीज़ें आप पढ़ सकते हैं आराम से, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ये कन्फर्म है। बाकी इकोनॉमिक्स के टॉपिक में पंचवर्षीय योजना आप पढ़ के जाइए अच्छे से, वहाँ से मुझे उम्मीद है वहीं से क्वेश्चन मिल जाने वाला है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति पढ़ के जाइए, और ये योजना पढ़ के जाइए कैसे कैसे क्या गया है, तो वो अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आपको वहाँ से क्वेश्चन मिल जाने वाले हैं। उसके बाद रही बात साइंस की, साइंस में कहूँगा कि आपको साइंस में बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसकी यूनिट क्या है ये पता होना चाहिए, कौन सा रोग किस उसका वाहक क्या है ये पता होना चाहिए, कि ये रोग किससे हो रहा है, यानी कि जैसे बैक्टीरिया से हो रहा है, जीवाणु से हो रहा है, मतलब कह सकते हैं वही है, वायरस से हो रहा है, प्रोटोजोआ से हो रहा है, कवक से हो रहा है। तो ये चीज़ें इससे कौन कौन से रोग हो रहे हैं, आदमी लगभग सबकी ट्रिक याद करके बैठा रहता है। तो आप एक बार देख लेंगे तो आपको भी पहले पता ही होगी, लेकिन आप उसको एक बार जरूर देख के जाएं। ऐसा नहीं कि अंतिम समय दिमाग में क्लिक ना करें ये किसकी ट्रिक क्या कैसे क्या है, तो ये दिमाग में बाबा वहाँ प्रेशर में थोड़ा सा हिल जाता है। तो इसको पढ़ के जाएँ, वहाँ से क्वेश्चन मिलने वाला है। बाकी यूनिट्स जरूर पढ़ के जाएँ कि बल का मात्रक क्या है, तो पता होना चाहिए हाँ, ये न्यूटन या जो भी है डाइन वगैरह है, तो वो आपको पढ़ के जाएंगे तो वहाँ से क्वेश्चन मिलने वाला है, कन्फर्म है। सिंपल सा क्वेश्चन मिल जाएगा कि बल का मात्रक क्या है, तो आपको लगा के आना है। तो सिंपल चीज़ें वहाँ पे गलती नहीं करनी है। बाकी अगर ये चीज़ें आपको तैयार हैं, बाकी यही सब चीज़ें आने वाली हैं, इससे ज़्यादा भयंकर क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। आप हर टॉपिक की जो सिंपल चीज़ें हैं आप उसको पढ़ के जाएं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से मिलने वाला है, क्योंकि 100 क्वेश्चन जीएस का पोर्शन आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो आपको बेसिक चीज़ें अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आप उसको 2-4 बार पढ़ के जाएं, मेरी बात माने तो बिना वजह बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने के चक्कर में अपनी बेसिक चीज़ों को ना भूलें, क्योंकि वहाँ क्या होता है, बेसिक चीज़ें आपके दिमाग में कभी कभी वहाँ क्लिक नहीं करती हैं, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है, जो भी चीज़ें होती हैं तो दिमाग में नहीं टिक करता है। तो इस वजह से आप अच्छे से जो बेसिक चीज़ें हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाएँ, 2-4 बार पढ़ के जाएँ। जो मैंने बता दिया है इन टॉपिक को तो पक्का पढ़ के जाना है अंतिम समय में। हमने जितना टॉपिक मैंने बता दिया है, यहाँ से आपको बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। घूर घुमा के चीज़ें सिंपल ही आने वाली हैं। और जो लखनऊ, जिस ऑप्शन में लखनऊ के आसपास ऑप्शन है, अगर यूपी का कोई क्वेश्चन है तो आपको अगर नहीं आ रहा है तो लखनऊ टिक करके आना है। और अगर देश के बारे में कोई क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं आना है तो राजधानी ही चुनना है, दिल्ली चुन के आना है। ये आप एकदम दिमाग में रख के चलिए कि अगर कोई चीज़ किसी ऑप्शन में यूपी का केवल जिक्र है और सारे राज्य उसमें, मान लो कोई इंडिया का कोई क्वेश्चन आता है करंट में और उसमें यूपी, पंजाब, ऐसे ऐसे क्वेश्चन चार ऑप्शन है, तो आपको यूपी चुन के आना। अगर आपको नहीं आ रहा है तो यूपी मार के आना है। यूपी में कोई क्वेश्चन आया है तो अगर लखनऊ, वाराणसी ऐसे टाइप का है, तो अगर थोड़ा बहुत आपको लॉजिक लग रहा है कि इस टाइप का है तो लखनऊ मोस्ट चांस है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो, और मतलब लखनऊ, मथुरा, वाराणसी, कानपुर इसी टाइप, अगर कोई मतलब हथियार टाइप का कुछ भी चल रहा है तो संभवतः रहता है कि कानपुर में हो रहा है। बाकी यहाँ जो इस समय ब्रह्मोस वगैरह का चल रहा था तो लखनऊ में है। तो ये जो मतलब चीज़ें फेमस हैं, तो इस तरीके से आपको लगा के आना है अगर आपको नहीं आ रहा है। बाकी चीज़ें बेसिक आप अच्छे से पढ़ के जाइए। 4-5 दिन का समय है, वो मैंने बता दिया है। 75 पेज परीक्षा वाणी आपके पास अगर है, जो भी बुक है, शुरुआत के जो संक्षिप्त होते हैं एक बार में पूरा संक्षिप्त भी उसी में इन्वॉल्व होता है, बाद में चैप्टर वाइज
डिस्क्रिप्टिव ब्यौरा दिया गया था, बुक में दिया जाता है, तो जो संक्षिप्त में है आप उसको पढ़ के जाइए, समय बहुत कम है, तो आपका वहाँ से बहुत सारी चीज़ें कवर होने वाली हैं। तो आप अच्छे से फोकस्ड रहिए, अंतिम समय है, तैयारी को आप अपने मजबूती प्रदान करें और अधिक से अधिक रिवीजन करें। अब कुछ नया नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। आप ये सब चीज़ें मैंने बताया जो, ये आप सब पढ़े लिखे हैं, सब पढ़ चुके होंगे। बस वही है कि आप अब नए चीज़ ना पढ़ें, इनको रिवीजन करें, क्योंकि मैंने इतना कम बताया है कि आप आराम से इनको रिवीजन कर सकते हैं और अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। मेरा ये दावा है, अगर आप इन सब चीज़ों को पढ़ के जाते हैं, जो क्वेश्चन जब हो जाएगा तब देखिएगा कि हाँ भैया आपने सही बताया था कि चीज़ें बहुत ही सिंपल आई। देखो, अगर सिंपल आएगी तो सबके लिए सिंपल आने वाली है, तो वहाँ पे गलती नहीं करनी है, जो सिंपल चीज़ें वो गलत ना हो। बाकी जो चीज़ टफ है यार, वो टफ सबके लिए रहेगी। अगर कोई चीज़ टफ आ रहा है तो सबके लिए टफ आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन सिंपल चीज़ें जब आपकी गलत हो जाती हैं तब आप वहीं बाहर हो जाते हैं। और पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, समय पूरा है, आराम से 100 आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट करके आना है। अगर नेगेटिव मार्किंग अभी तो नोटिफिकेशन में नहीं है, तो आराम से आप वहाँ जब बुकलेट मिलेगी तो वहाँ बाकायदा मेंशन रहेगा क्या है, आप पढ़ेंगे बुकलेट, नेगेटिव मार्किंग वगैरह कैसे क्या, तो समझौता नहीं है। तो एक बार देख लेंगे जरूर, वहाँ पे पता लगे कुछ ऐसा हो तो आराम से पेपर सॉल्व करके पूरा आइए 100 आउट ऑफ 100। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बाकी जो मैं बता दिया है, आप इनको बेसिक को अच्छे से तैयार करें और आराम से पेपर जाके दे के आइए। आपको खुद समझ में आएगा कि अंतिम समय में भैया ने जो बताया, जो मैंने वही फॉलो किया और मेरे अधिक से अधिक नंबर आए हैं। तो बेसिक चीज़ें आप पक्का पढ़ के जाएँ, वहाँ कोई गलती ना करें, वो चीज़ें आपकी एकदम सही होनी चाहिए, सीधी बात है। बस इतना कहूँगा, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग आराम से पेपर दीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तैयारी कीजिए, फोकस्ड रहिए, बेसिक चीज़ें आराम से क्लियर करके जाएँ, जो चीज़ें ऊपर ऊपर की हैं उसको अच्छे से पढ़ के जाएँ, इतना कहूँगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।